नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिका लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं बात करूंगी कि अगर आप अपने लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं और लोन रिकवरी के लिए रिकवरी एजेंट्स के आपके पास कॉल आ रहे हैं और आप फ़ोन नहीं उठाते हैं, या फिर आप अपने फ़ोन का नंबर चेंज कर देते हैं या अपना पता चेंज कर देते हैं कि रिकवरी एजेंट विजिट करने के लिए आपको बार बार कॉल कर रहे हैं और आपका एड्रेस चेंज हो गया है, तो ऐसे में क्या कोई भी बैंक एनबीएफसी आपके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज कर सकती है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हमें धमकी दी जा रही है कि हम आपके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज कर देंगे, अगर आप फ़ोन नहीं उठाते हो या अपना पता चेंज कर देते हो तो आपके अगेंस्ट में एफआईआर हो जाती है। तो यही कुछ सवालों को लेकर के मैं आज ये वीडियो को लेकर के आई हूँ, ताकि आपके मन में जो भी ये सवाल उठ रहे हैं वो क्लियर हो जाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और इसे अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। जिनको भी ज़रूरत है उनको आप शेयर करें, ताकि उनको भी अवेयरनेस हो कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि बैंक एनबीएफसी जो है उनके जो रिकवरी एजेंट्स हैं, जब आप लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट करते हैं तो वो कॉल करते हैं, कॉल करके आपको डराते धमकाते हैं। ये कहते हैं कि आपके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज कर देंगे, आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, आपके ऊपर कोर्ट केस होगा, आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी, आपके अगेंस्ट बीएनएस 318 316 के तहत क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा। ऐसे में आप ये सोचते हैं कि अब हमने तो ईएमआई डिफ़ॉल्ट तो की है, तो कहीं ऐसा ना हो बैंक एनबीएफसी हमारे अगेंस्ट में क्या सच में क्रिमिनल एक्शन में कंप्लेन फाइल कर सकती है या कोई केस कर सकती है या फिर एफआईआर दर्ज कर सकती है। अब जैसे कि कई बार देखा गया है कि अनसिक्योर लोन के केस में अगर आप किसी भी कारणवश ईएमआई नहीं भर पाते हैं या आप ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं या आपको लगता है कि आप आगे ईएमआई भरने में सक्षम नहीं हैं, आगे शायद आप ईएमआई नहीं दे पाएंगे, तो ऐसे में आपके मन में जो सवाल उठ रहा होता है कि हमारे भी खिलाफ कहीं क्रिमिनल एक्शन में कंप्लेन ना दर्ज हो जाए, कोई केस ना हो जाए, एफआईआर ना दर्ज हो जाए। तो आज के समय में आप में से काफ़ी लोग मल्टीपल लोन ट्रैप में फंसे हुए हैं और एक लोन को भरने के लिए वो दूसरा लोन लेते जाते हैं और फिर उस दूसरे लोन को भरने के लिए तीसरा, और इसी तरीके से आप इन मल्टीपल लोन ट्रैप में इस तरीके से फंस जाते हैं कि जब आपको लगता है, एक समय ऐसा आ जाता है कि अब आप आगे ईएमआई भरने में या फिर आगे फर्दर लोन लेके ईएमआई देने में सक्षम नहीं रहते हैं, और तब आपको समझ में आता है कि इस तरह से तो हम मल्टीपल लोन ट्रैप में फंसते जा रहे हैं पर निकलने का कोई समाधान नहीं नज़र आ रहा है। कि आप सोचते हैं कि अब हम बस नहीं पे कर पाएंगे, अब हम ईएमआई नहीं दे पाएंगे, हमें कोई रास्ता मिल जाए, हम क्या करें ऐसी सिचुएशन में। बहुत सारे ऐसे लोगों का सवाल रहता है कि मैम हम मल्टीपल लोन ट्रैप में फंस गए हैं, अब हम करें क्या। तो मैं उन्हीं सवालों को लेकर के आई हूँ, क्योंकि सबको आंसर कर पाना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो के माध्यम से सभी के सवालों का मैं आंसर करूं कि अगर आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि आप मल्टीपल लोन ट्रैप में फंस गए हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमें करना क्या चाहिए, तो ऐसे में जब भी आप ऐसी परिस्थिति में आते हैं कि लोन आपके बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मल्टीपल हो गए हैं और ईएमआई भी अब आगे पे करने का आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आप आगे पे कर पाओगे, तो ऐसी सिचुएशन में आप सबसे पहले बैंक से बात करें या जो भी एनबीएफसी कंपनीज हैं उनसे बात करें और उनसे लोन रिस्ट्रक्चर को लेकर के आप उनसे बात कर सकते हैं। आपके जो लोन का टेन्योर है आप उसे बढ़वा सकते हो और जो आपकी ईएमआई है उसका अमाउंट आप कम कर सकते हो। इससे क्या है कि आपके ऊपर बर्डन थोड़ा सा कम रहेगा। ईएमआई ज़्यादा होने की वजह से आप कई बार डिफ़ॉल्ट करने की सिचुएशन में आ जाते हैं, बट लोन रिस्ट्रक्चर अगर आपको मिल जाता है तो ऐसे में आपकी ईएमआई अमाउंट कम हो जाती है और आप डिफ़ॉल्ट करने से बच जाते हैं। बट फिर भी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि लोन रिस्ट्रक्चर भी नहीं हो पाता है और कई बार ऐसा देखा गया है कि विषम परिस्थितियों के चलते आप ईएमआई भरने में सक्षम नहीं होते हैं। आगे ऐसा लगता है कि आप अगले महीने या नेक्स्ट ईएमआई नहीं दे पाएंगे और
डिफ़ॉल्ट हो जाता है आपका लोन। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या आती है, अब बैंक एनबीएफसी तो जैसे ही आप डिफ़ॉल्ट करते हैं वैसे ही उनकी कॉल्स की जो हैरासमेंट है वो शुरू हो जाती है। वो आपको कॉल पे कॉल करते हैं, दिन भर में कॉल करके आपको इतना डरा धमका देते हैं कि आपको भी लगने लगता है कि हमने ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर दी है, अब तो हमारे अगेंस्ट में कहीं क्रिमिनल एक्शन में या कोई भी केस दर्ज ना हो जाए। और आपको यही डर सबसे ज़्यादा सताता है कि मैम क्या हो सकता है, बैंक क्या कर सकती है हमारे ऊपर, अब आगे बैंक का क्या एक्शन होगा। तो जब भी आप डिफ़ॉल्ट करते हैं ऐसी सिचुएशन में बैंक सबसे पहले आपको रिकॉल नोटिस भेजती है, आपको डिमांड नोटिस भेजती है, और ये नोटिस आपको रिकवरी कॉल्स के दौरान आते हैं। और तब आप सोचते हैं कि ये नोटिस जो हमारे पास आ रहे हैं क्या ये वही है कि हमारे अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज होगी या केस होगा, या हमें रिप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस आता है तो आप उसका रिप्लाई करना चाहे रिप्लाई कर सकते हैं। अब रिप्लाई में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि रिप्लाई करे तो करे क्या। देखिए, आप अगर खुद रिप्लाई करना चाहते हैं तो रिप्लाई करने के लिए आपको ये बताना होगा कि क्यों वो आउटस्टैंडिंग ड्यू आप पे नहीं कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो किन कारणों से नहीं कर पा रहे हैं, और अगर करेंगे तो कब तक करेंगे, ताकि हम आपके अगेंस्ट में कोई भी फर्दर लीगल एक्शन ना ले। तो जो भी आपकी सिचुएशन परिस्थिति आप उनको बताते हुए आप खुद भी रिप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से रिप्लाई नहीं कर सकते तो आप किसी भी लीगल एक्सपर्ट या एडवोकेट की सहायता लेकर के भी उनका रिप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है कि ठीक है, रिकॉल नोटिस आ गया, डिमांड नोटिस आ गया, रिकवरी एजेंट की विजिट भी घर पे होने लगी। अब बात आती है कि जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो भी आपको यही डराते धमकाते हैं कि अगर आप पैसे नहीं दोगे अभी के अभी तो आपके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हो जाएगी, आपके घर पुलिस लेके आएंगे। अब हम आपको एडवोकेट के माध्यम से भी डराया जाता है, एडवोकेट से कॉल कराया जाता है कि आपके अगेंस्ट में तो लीगल एक्शन ले लिया गया है, आपके अगेंस्ट में तो कंप्लेंट दर्ज हो ही गई जैसे समझो। तो ऐसे में आप डर जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको डरना नहीं है। मैंने अपनी कई वीडियो में आपको बताया है कि ये जो रिकवरी वाले होते हैं ये आपको डराते हैं, आपको धमकाते हैं, आपको मेंटली हैरास करते हैं। उनका ऐसा करना इसीलिए होता है ताकि आप जो भी पैसे हैं वो उनको दे दो। एक तरह से ये आपके ऊपर मेंटली प्रेशर क्रिएट करते हैं जिससे कि आप उनको जल्द से जल्द जो भी अमाउंट है, चाहे कुछ भी अमाउंट है, वो पे कर दो। अब ये तो इनकी रिकवरी टैक्टिस हो गई, लेकिन मैंने आपको हैंडल करने के बारे में भी बताया हुआ है कि रिकवरी एजेंट्स चाहे वो कॉल करें, चाहे वो आपके घर विजिट करें, तो आपको इन रिकवरी एजेंट्स को हैंडल कैसे करना है। अगर आपने इनको अच्छे से हैंडल कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको इनसे डर भी लगेगा कभी भी, क्योंकि अगर आप अच्छे से हैंडल करते हो तो ये खुद ही आपको कम से कम परेशान करते हैं। आप जितना इनसे डरते हो ये उतना आपको ज़्यादा डराते हैं। अब डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, आउटस्टैंडिंग ड्यू नोटिस तक तो समझ में आता है कि चलो कोई बात नहीं, वो अपने पैसे मांग रहे हैं, हमें रिप्लाई करना है नहीं करना है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि जब ये आपको लीगल नोटिस भेजते हैं कि आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल एक्शन लेंगे और क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपके ऊपर 318, 316 यानी कि चीटिंग और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तहत हम आगे करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करूँगी कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा लीगल नोटिस आता है तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने लोन लिया है, कोई क्राइम नहीं किया सबसे पहली चीज़। और ऐसा नहीं है कि अगर आप ईएमआई डिफ़ॉल्ट करते हो तो ये कोई चीटिंग होती है या ये कोई फ्रॉड होता है, क्योंकि जिस टाइम आपने लोन लिया था उस टाइम आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी थी। लेकिन जब आप डिफ़ॉल्ट करते हैं या ईएमआई नहीं दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन ऐसी होती है जिसकी वजह से आप ईएमआई मिस करते हो। और ऐसे में अगर बैंक एनबीएफसी ये कहती है कि आपके अगेंस्ट में हम क्रिमिनल एक्शन चीटिंग या फिर फ्रॉड में या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में लेंगे, तो ये एक तरह से आपको डराने के लिए होता है, आपके ऊपर मेंटली प्रेशर क्रिएट करने के लिए होता है, ताकि आप डर जाओ और बैंक से बात करो और आप कहो कि अब हम क्या करें, हम सेटलमेंट कर लेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट का अमाउंट बताते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपके अगेंस्ट में ये लीगल नोटिस आता है तो बैंक एनबीएफसी सच में कोई लीगल एक्शन क्रिमिनल में ले सकती है, 318, 316 में ले सकती है,
जब आपने कोई चीटिंग नहीं की, जब आपने कोई फ्रॉड नहीं किया। हाँ, अगर आप एक विलफुल डिफ़ॉल्टर हो, यानी कि आपके पास पैसे हैं लेकिन फिर भी आप अपने पैसे नहीं भर रहे हो, आपके पास कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसके चलते आप ईएमआई मिस करो, फिर भी आप अपनी ईएमआई मिस कर रहे हो, आपका कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है, तो ऐसे में बैंक एनबीएफसी आपके अगेंस्ट में 318, 316 के तहत में एक्शन ले सकती है। या फिर अगर आप किसी भी तरह से ईसीएस मैंडेट लगा हो उसको हटाते हो, बिना बैंक की परमिशन से हटाते हो, तो ऐसे में 318, 316 में क्रिमिनल एक्शन ले सकती है, जो मैं आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ईएमआई डिफ़ॉल्ट करना कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये एक सिविल मैटर है। और अगर आप किसी भी तरह से ईएमआई डिफ़ॉल्ट करते हो या अपनी ईएमआई मिस करते हो, तो बैंक एनबीएफसी ज़्यादा से ज़्यादा आपके अगेंस्ट में रिकवरी सूट फाइल कर सकती है, आपके अगेंस्ट में आर्बिट्रेशन कर सकती है। अगर ईसीएस मैंडेट लगा हो तो ईसीएस सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत में आपके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकती है। इसमें भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बैंक एनबीएफसी रिकवरी सूट फाइल करती है तो आप जाएं कोर्ट में और अपना पक्ष रखें, आप अपना जेन्युइन रीज़न बताएं कि क्यों आप ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, किस रीज़न से आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि आपकी फैमिली की जो बेसिक नीड्स हैं वो सबसे पहले हैं, बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं, ईएमआई भी बाद में है। और अगर आपको किसी भी वजह से आप अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो, तो ईएमआई कैसे भरोगे? क्योंकि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, अपनी फैमिली की ज़रूरतें सबसे पहले हैं। तो ऐसे में अगर आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट भी इस चीज़ को कॉग्निजेंस में लेता है और वो भी देखता है कि क्या सच में आप सक्षम है या नहीं है, क्या सच में आपके जो रीजंस है वो जेन्युइन है या नहीं है। तो आप भी अपना पक्ष रखते हैं और ऐसा नहीं है कि आप अपने केस को कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब सेकंड बात आती है आपकी आर्बिट्रेशन की। आर्बिट्रेशन में बैंक एनबीएफसी म्यूचुअल कंसेंट से, मतलब जो भी बोरोअर है, जो भी लेंडर है, दोनों पार्टीज की कंसेंट होनी चाहिए और दोनों पार्टीज की कंसेंट से एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है और वो अपॉइंट होकर के आप दोनों के जो डिस्प्यूट को उसको रिजॉल्व करता है। बट ये जो बैंक एनबीएफसी है, ये आपको भी पता है कि किस तरीके से आर्बिट्रेशन करती है। आपके पास नोटिस भेजती है आर्बिट्रेशन के, कई बार आपके पास लिंक आता है मैसेज के थ्रू और आप उस लिंक को क्लिक कर देते हो और जब आप खोलते हो तो आर्बिट्रेशन का नोटिस होता है। कई बार आप क्लिक करते हो तो आपकी कंसेंट चली जाती है। तो मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी कि आपके पास कोई भी मैसेज आता है, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो चाहे नॉर्मल मैसेज हो, अगर आपके पास कोई भी लिंक आता है तो प्लीज़ उसको क्लिक ना करें, क्योंकि अगर आप क्लिक कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे कंसेंट भी दे देते हैं। अब ऐसे में दिक्कत क्या आती है कि जब आप कंसेंट नहीं दे रहे हैं तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जब आप कंसेंट दे देते हैं तो आप ऑब्जेक्शन किस बेस पे करोगे? तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी लिंक हो, चाहे कैसा भी लिंक हो, आपको आजकल बहुत अच्छे से पता है कि कितने फ्रॉड हो रहे हैं, तो लिंक को क्लिक नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई नोटिस कंपनी की तरफ से आता है, वो आपको ईमेल के थ्रू भी आ सकता है, वो आपके पास पोस्ट के थ्रू भी आ सकता है, तो आप उसका वेट करो। जब अगर पोस्ट और ईमेल के थ्रू आए तो तब उसका रिवर्ट करो आप, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि अगर लिंक आएगा तो आप क्लिक करोगे या नहीं करोगे। और ऐसे आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा किया है कि लिंक को क्लिक करा है और कंसेंट चली गई है? क्योंकि सबको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये लोग किस तरीके से आपकी कंसेंट जो है बिना आपकी नॉलेज की कैसे ले लेते हैं। और अगर ईसीएस मैंडेट लगा है तो बैंक एनबीएफसी सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत आपके ऊपर कंप्लेंट केस कर सकती है। अब ऐसे में भी आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सेक्शन 25 है वो कंपाउंडेबल होता है और इसमें सेम डे बेल हो जाती है और बेल लेकर के आप इसको कंटेस्ट कर सकते हो। और आप चाहे वो आर्बिट्रेशन हो चाहे सेक्शन 25 हो, दोनों ही सिचुएशन में आप अपना केस जो है वो किसी भी स्टेज पे सेटलमेंट करके क्लोज कर सकते हो। और जैसे ही आप सेटलमेंट कर लेते हो तो आपका जो भी कोई केस चल रहा है या आर्बिट्रेशन चल रहा है वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। आर्बिट्रेशन जब आता है
तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सेक्शन 25 में आप बेल लेकर के अपना पक्ष रख सकते हो, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि कहीं बैंक एनबीएफसी आपके अगेंस्ट में चीटिंग फ्रॉड में यानी कि 316(18) में केस ना करे, तो उसके लिए भी आप अपना बचाव कर सकते हो। आप विलफुल डिफॉल्टर अगर नहीं हैं, अगर आप इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, जेन्युइन रीज़न है आपका डिफ़ॉल्ट करने का, तो आप बैंक एनबीएफसी को प्रायर लीगल नोटिस भेज करके भी बता सकते हो कि आई एम नॉट अ विलफुल डिफ़ॉल्टर, मैं जानबूझ करके ऐसा नहीं कर रहा हूँ। और प्रायर नोटिस के माध्यम से आप क्यों नहीं पे कर पा रहे हो, क्या जेन्युइन रीज़न है, आप सेटलमेंट चाहते हो, लोन रिस्ट्रक्चर चाहते हो, अब वो सारी चीज़ें उसमें दे सकते हो। और आप जो भी लीगल नोटिस आपको फर्दर आते हैं उसका रिप्लाई नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें और एफआईआर का, केस दर्ज होने का बिल्कुल भी डर ना रखें। अब जहाँ तक कि मैंने आपको समझाया है, आपको क्लियर भी हो गया होगा कि कहाँ आपको डरना चाहिए और कहाँ नहीं डरना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। नमस्कार।